नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी के हिंदी साहित्य के जो पाठ्यक्रम है उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं 56वीं से 59वीं तक जो है हिंदी साहित्य का जो है 2 प्रश्न पत्र आया करता था, 2-2 अंकों का, यानी 400 अंक का एग्जाम होता था। और जो इसका सिलेबस है वो 2 भाग में बटा हुआ था, खंड क और खंड ख। लेकिन 60वीं से 62वीं के बाद जो है ये एक ही पार्ट हो गया है 60वीं के 62वीं से, और अब सिर्फ खंड क और खंड ख दोनों को मिलाकर एक प्रश्न पत्र कर दिया गया 300 अंकों का। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले जहां आपके पास छोड़ने का, पाठ्यक्रम में छोड़ने का विकल्प बहुत होता था, बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते थे और उसमें बहुत सारा ऑप्शन भी आया करता था। 11 सवाल में से 6 सवाल करने होते थे प्रथम प्रश्न पत्र में, और दूसरे में भी 11 सवाल में से 6 सवाल करने होते थे। कुल जो मान लिया 20-22 टॉपिक हैं उसी में से इतना सारा था। अब 22 टॉपिक को मिलाकर जो है एक पाठ्यक्रम बना दिया गया है, एक प्रश्न पत्र बना दिया गया है। तो अब आपके पास छोड़ने का ऑप्शन जो है, विकल्प है, वो घट गया है। यानी कि आपको लगभग सभी जो है टॉपिक जो है सिलेबस की उसकी तैयारी करनी होगी। संभवतः इस कारण से, इन्हीं कारणों से जो है आगे हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य में आरटीआई से 63वें में जो प्राप्त हुआ है हिंदी में सर्वाधिक अंक हुआ 199 अंक है 300 में, यानी कि मात्र 66% अंक, 2/3 अंक। जबकि मेरा खुद का जो है 71%, 280 के आसपास अंक मुझे आया था 400 अंकों में जब था। तो धीरे धीरे हिंदी अब भी यद्यपि कि अंकदायी है, लेकिन अंक अधिक लाना जो थोड़ा है कठिन होता जा रहा है। लेकिन अगर हिंदी के सिलेबस को अच्छे से समझ लें तो अभी भी अच्छे से अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो है इसका 2 खंड में मैंने बताया हिंदी में है, पहला खंड है और दूसरा खंड है। पहले खंड में जो है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पढ़ना है, जबकि खंड 2 में जो है उसमें क्या है कि टेक्स्ट कवि हैं, आलोचक हैं, जैसे प्रेमचंद हैं और इसी तरह से हैं कई सारे, सूर तुलसी हैं, कबीर हैं, इन सब के विषय में पढ़ना है। यानी कि टेक्स्ट आपको पढ़ना है, कवियों के विषय में पढ़ना है, उनका जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट है वो पढ़ना है और उन पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले पार्ट पर शुरू करते हैं। खंड का 2 भागों में बटा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया, भाषा का इतिहास और साहित्य का इतिहास। भाषा के इतिहास में 8 टॉपिक हैं और साहित्य के इतिहास में 6 टॉपिक हैं हमको पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास में पहला जो टॉपिक दिया है वह है अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताएं। जैसा कि हम सब जानते हैं जो वर्तमान हिंदी है वो क्रमिक विकास का परिणाम है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और उसके बाद फिर अपभ्रंश आया। अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट से जो है पुरानी हिंदी, उसी के आसपास यानी प्रारंभिक हिंदी। तो उसी विकास की कड़ी में हम लोगों को पढ़ना है अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का जो क्या है व्याकरणिक लक्षण क्या था और उनकी शाब्दिक विशेषताएं क्या थी, यह इसमें हम लोग को पढ़ना है। इसका पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसको 3 इसी तरह से बना लिया जाए, 3 चार्ट बना लिया जाए और एक तरफ अपभ्रंश पर हेडिंग देके दूसरे में अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी दे दिया जाए, और पहला खंड में देखा जाए उसकी व्याकरणिक विशेषताएं क्या थी और दूसरा जो है शाब्दिक विशेषताएं क्या थी। यानी शब्द जो हैं अपभ्रंश, अवहट्ट, प्रारंभिक हिंदी में बदलते गए धीरे धीरे। जैसे कि हम लोग जानते हैं मुख सुख के कारण और तमाम कारणों से जो है शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन होता है, कभी छोटा होते जाता है, शब्द बदलते जाते हैं, उसका अर्थ बदलते जाता है। जैसे अग्नि से अग्नि होता गया, या फिर ये जैसे कि अर्थ में जैसे कि हम बात करें तो साहस, पहले साहस शब्द का प्रयोग जो होता था वो निगेटिव सेंस में होता था, यह करने का साहस न करना, मुझे छूने का साहस न करना, इस सेंस में होता था। लेकिन अब हम देखते हैं साहस जो है ब्रेवरी, बहादुरी के अर्थ में प्रयोग होता जा रहा है। तो पहला टॉपिक वही है अपभ्रंश, अवहट्ट, यानी हिंदी की जो क्रमिक विकास हुई है भाषा के रूप में, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी, तो उसकी व्याकरणिक विशेषताएं क्या थी, अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं क्या थी, लिंग कितने थे, वजन कितने थे, आगे चलकर अवहट्ट में उसकी क्या स्थिति रही और प्रारंभिक हिंदी में क्या रही। तो इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका 3 चार्ट बना लीजिए, ऊपर अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी दे दीजिए टॉपिक, और यह जो है व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं दूसरा जो टॉपिक है मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। मध्यकाल हम लोग जानते हैं कि इसमें जो आता है भक्ति काल और रीति काल आता है। समय जो है इसका 1375 से 1700 और 1700 से 1900, भक्ति काल और रीति काल का जो यही मध्यकाल है। एक है पूर्व मध्यकाल, दूसरा है उत्तर मध्यकाल। तो
इस कालखंड में अवधी का और ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में कैसे विकास हुआ, इसका पूरा वर्णन देना है। तो पूर्व मध्य काल में जहां अवधी का वर्चस्व रहा, यानी भक्ति काल में, साथ ही साथ ब्रज भी थोड़ी बहुत रही, वहीं उत्तर मध्य काल यानी रीति काल में जो है पूरी तरह से ब्रज भाषा पूरे देश की भाषा हो गई थी। तो यह जो विकास हुआ वह कैसे हुआ, इसके विषय में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है कि ब्रज भाषा जो है आरंभ में आदिकाल में भी मिलता है, वहां से शुरू करते हुए किन किन कवियों ने क्या क्या योगदान दिया, किन किन मार्गों से यह गुजरते हुए यहाँ तक साहित्यिक भाषा के रूप में यह पहुंची। सूर हैं, रहीम हैं, तुलसी हैं, जयसी हैं, और फिर ब्रज में है घनानंद है, इनका क्या योगदान रहा, यह सब बतलाते हुए हमें बतलाना है कि साहित्यिक भाषा के रूप में इसका विकास कैसे हुआ और अवसान कहाँ तक जाकर ये समाप्त हुआ मध्यकाल में। ब्रज में हम लोग देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक में ब्रज में रचनाएं की गई और काफी ठीक ठाक ढंग से की गई। हरिऔध तक भी हैं जो ब्रज में लिखते रहे हैं। तीसरा जो टॉपिक है, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। 19वीं शताब्दी में यानी कि 1800 से लेकर 1900, 1801 से लेकर 1899 या 1900 तक। तीसरा टॉपिक यह कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में जो खड़ी बोली है, हम लोग जानते हैं हिंदी है, हिंदी में 18 बोलियां थी, उसमें एक खड़ी बोली थी। ब्रज और अवधी भी जो है हिंदी की एक बोलियां ही हैं, जो कि समय विशेष में जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर होकर, लोकप्रिय होकर भाषा का स्थान ग्रहण कर ली। ब्रज अवधी मध्यकाल में भाषा का स्थान ग्रहण कर ली, लेकिन धीरे धीरे उनका क्षय होता गया। फिर जो हिंदी की एक बोली है खड़ी बोली, वह बहुत ज्यादा मजबूत हुई और उसने एक भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया। तो वही बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है इस टॉपिक में कि 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास कैसे हुआ, विकास के उन चरणों को बतलाना है। यानी इसको आप दो कालखंडों में बांट कर देख सकते हैं, 1800 से 1850 तक और फिर 1850 से 1900 तक। इस बीच किन किन संस्थाओं का, किन किन साहित्यकारों का खड़ी बोली हिंदी को जो है एक भाषा के रूप में विकसित करने में, साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित करने में योगदान रहा, किन किन संस्थाओं का, ये इस पर आपको चर्चा करनी है। 1800 से 1850 में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें लल्लू लाल, सदासुख लल्लू लाल और थे, चार उसमें थे, सदासुख लाल नियाज थे। तो इन चारों का जो है क्या योगदान रहा, और इसके अलावा भी इस दौरान कि ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान रहा। ईसाई मिशनरी जो थे वो अपने ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए पैम्पलेट छपवाते थे, और यहाँ की लोक भाषा वो देखते कि अच्छा खड़ी बोली ज्यादा बोली जा रही है, तो उस भाषा में ही वो छपवाते थे, जिससे कि उनका धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके। और फोर्ट विलियम कॉलेज और उसके जो 4 अध्यापक थे, उसका भी बहुत बड़ा 1803 में जो कलकत्ता में जिसकी स्थापना हुई थी, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि कई जगह 1800 में मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास है उसमें 1803 दिखाया गया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। लल्लू लाल थे, सदल मिश्र थे, सदासुख लाल नियाज इत्यादि जो थे उनका। तो ये 1800 से 1850। फिर 1850 से 1900 में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें जो आता है वही भारतेंदु और उनका मंडल, उनका क्या योगदान रहा। उन्होंने गद्य लिखे, हंसमुख गद्य लिखे, कई सारी आलोचनाएं लिखी, नाटक सबसे अधिक लिखा, और इस तरह से हिंदी जो खड़ी बोली हिंदी जो है वो कैसे साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हुई। तो इससे जो है यही हमको पढ़ना है, उसको कई कई एंगल से जो सारे टॉपिक हैं, जैसे कि दूसरा जो है, पहला और दूसरा टॉपिक है, उसमें तो कुछ खास है नहीं, जो दिया हुआ है सीधे सीधे वही सवाल थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर पूछ देता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। लेकिन इससे है कई सारे पूछे जा सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में हिंदी को जो है खड़ी बोली हिंदी जो है उसका साहित्यिक भाषा के रूप में जो विकास हुआ, तो उसमें किन किन संस्थाओं का योगदान रहा, इस पर प्रकाश डाले। या 19वीं शताब्दी में उन महापुरुषों, उन व्यक्तियों के योगदानों पर प्रकाश डाले जिन्होंने ही खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया। क्या उन आंदोलनों का, कई सारे आंदोलन भी इस दौरान चले थे, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा चला गया था, और ये अदालतों की भाषा हिंदी की जाए इसका चला गया था। पंडित गौरी दत्त जो थे हिंदी का नागरिक लिपि का झंडा लिए घूमते थे। तो इन सारे आंदोलनों को भी आधार बनाकर सवाल पूछे जाते हैं। चौथा है टॉपिक जो हमको पढ़ना है वह है देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का मानकीकरण। तो इसमें कुछ नहीं है, देवनागरी लिपि है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हिंदी के अलावा और भी कई सारी भाषाएं उसकी लिपि देवनागरी ही है। तो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का मानकीकरण, इसमें भी 3-4 एंगल से आपको देखना है कि देवनागरी लिपि इसका विकास बतलाते हुए इसके गुण एवं दोषों पर प्रकाश डाले। इस तरह से यानी देवनागरी लिपि के गुण
अवगुण यानी दोष, जैसे कि देवनागरी लिपि में कई सारे दोष हैं कि इसका जो फॉन्ट है कई सारा जो ऊपर नीचे मिलाकर 403 फॉन्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। टाइपिंग में इसकी स्पीड कम है, शिरोरेखा ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ लगानी पड़ती है, जिससे लेखन में स्पीड कम होती है। ये सब इसकी देवनागरी लिपि की सीमाएं हैं। तो यही इसमें पढ़ना कि देवनागरी लिपि के जो गुण दोष, इस तरह से सवाल आते हैं, गुण दोषों पर गुण पर प्रकाश डालें, गुणों पर प्रकाश डालते हुए इसकी सीमाओं की चर्चा करें। देवनागरी लिपि का विकास का क्रमबद्ध विकास का चर्चा करते हुए ब्राह्मी से ये सब चर्चा हुए आया है। तो इस तरह से सवाल आते हैं। इसके साथ ही साथ देवनागरी लिपि के भी मानकीकरण के कई सारे प्रयास किए गए हैं, बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। सावरकर बंधुओं ने इसका प्रयास किया, 12 खड़ी दी, और उस समय जो श्याम सुंदर दास थे, इन लोगों ने भी, और कई सारी जो संस्थाएं थी, उत्तर प्रदेश की संस्था थी, उत्तर प्रदेश सरकार थी, उसने भी देवनागरी लिपि के मानकीकरण के कई सारे प्रयास किए। तो इन सब विषयों पर इसमें चर्चा करनी है। हिंदी भाषा का मानकीकरण जो है उस पर भी इसमें चर्चा करनी है। 5वां टॉपिक है स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। यानी जब भारत में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था 1857 से लेकर 1947 तक, तो इस दौरान जो है हिंदी किस तरह से संपूर्ण राष्ट्र की भाषा के रूप में विकसित हुई, संपूर्ण राष्ट्र को जोड़ने की एक इकाई, एक कड़ी के रूप में विकसित हुई, किस किस क्षेत्र में हिंदी का कैसा प्रभाव था, साथ ही साथ भारत देश के अलग अलग क्षेत्र के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी हिंदी के प्रति क्या राय थी, इस पर प्रकाश आपको डालना है कि स्वाधीनता संघर्ष के समय जो है हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे विकास हुआ। यानी देश के विभिन्न प्रांतों में हिंदी की क्या स्वीकार्यता थी लोगों के बीच, साथ ही साथ स्वतंत्रता जो सेनानी थे उनके बीच हिंदी की क्या स्वीकार्यता थी, उनका हिंदी को लेकर क्या मानना था। स्वाधीनता संघर्ष में वो उस भाषा का प्रयोग जो करते थे, किस भाषा का प्रयोग करते थे, संपर्क भाषा के रूप में, क्योंकि भारत में लोग जानते हैं बहुत अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में 1600 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं, कुल दुनिया में 3000 के आसपास ही भाषाएं हैं। तो भाषाई विविधता बहुत ज्यादा थी। तो एक दक्षिण का व्यक्ति उत्तर के व्यक्ति की बात को समझ सके, इसके लिए एक भाषा का होना जरूरी था। तो यही इसमें देखना है कि जब स्वाधीनता संघर्ष चल रहा था तो उस समय की दक्षिण भारत के लोग हैं या उत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, स्वाधीनता सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो वो भाषा हिंदी ही थी, और हिंदी को लेकर उनकी विचार क्या थे, इस विषय पर इसमें चर्चा करना है। 7वां है, माफ कीजिएगा, 6ठा है स्वतंत्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी। हम लोग जानते हैं भारत जब आजाद हुआ तो एक राजभाषा के चयन का प्रश्न उठा। राजभाषा राष्ट्रभाषा आप जानते ही होंगे, राजभाषा किसे कहते हैं, राजकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। यानी सरकारी काम जिस भाषा में हो, मोटे तौर पर कहें तो वो राजभाषा है। तो स्वाधीनता के बाद एक भाषा का, राजभाषा का चयन करने का प्रश्न उठा, को चुनने का प्रश्न उठा, तो हिंदी को चुना गया। तो स्वाधीनता के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत संघ की यानी भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, भारत सरकार ने एवं अन्य राज्य सरकारों ने राजभाषा हिंदी के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए, इसकी चर्चा इसमें करनी है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी की क्या स्थिति है। हम लोग जानते हैं 343 अनुच्छेद से लेकर 351 अनुच्छेद तक जो है राजभाषा का के विषय में चर्चा किया गया है। तो वही सब लिखना है कि भारतीय जो हमारे ये है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसमें क्या प्रावधान किए गए, यानी राजभाषा के विकास के लिए मोटे तौर पर कहें तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए, कुछ कुछ राज्य सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए। और कदम के अंतर्गत आपको यही बताना है कि भारतीय संविधान में इसकी क्या स्थिति है। इसके अलावा जो कई सारे आयोगों का गठन किया गया उसकी चर्चा करनी है। राजभाषा आयोग का, प्रथम राजभाषा आयोग, द्वितीय राजभाषा आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रपति की सिफारिशें जो है इस संदर्भ में दी गई, साथ ही साथ राजभाषा अधिनियम लाया गया 1963, राजभाषा नियम 1976। इसके अंतर्गत जो है कई सारे 9 है, एक में 13 है प्रावधान, 9-13 संभवतः प्रावधान किए गए राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम में। पूरे देश को जो है भाषाई आधार पर, देश के कार्यालयों को भाषाई आधार पर क, ख, ग 3 क्षेत्रों में बांटा गया। तो इन्हीं सब की आपको चर्चा करनी है। अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई कि जिससे कि लॉ इत्यादि जो है, विधि इत्यादि की जो अंग्रेजी की पुस्तकें हैं उनका हिंदी में सही संवाद हो। पारिभाषिक शब्दावली आयोगों का गठन किया गया, कई सारी पारिभाषिक जो है शब्दावलियों का प्रकाशन किया गया। तो इसी सब की चर्चा इसमें करनी है।
कि स्वतंत्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का कैसे विकास हुआ, और उसके बाद अंत में आपको अपना मत दे रहा है कि हाँ ये जो प्रयास किए गए कितना सार्थक था, निरर्थक था, खाना पूर्ति थी, इत्यादि इत्यादि। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अभी भी जो है कोर्ट कचहरी की जो भाषा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही कह दिया गया कि उसमें जो है अंतिम निर्णय जो है अंग्रेजी में ही मान्य होगा। आप भी अभी भी परीक्षा देने जाते हैं उसमें दिखा जाता है कि हिंदी और अंग्रेजी में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर, डिस्प्यूट्स होने पर अंग्रेजी वाला मान्य होगा। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर यह कह सकते हैं कि जो केवल हिंदी दिवस पर पखवाड़ा मनवा लेते हैं और बाकी जो दिन है हमेशा जो है हिंदी के बजाय अंग्रेजी में कार्य करते रहते हैं। हिंदी में काम करने वालों को हे दृष्टि से देखा जाता है। फिल्मों में भी कई बार आप देखते होंगे कॉमेडियन के रूप में अगर किसी को प्रस्तुत करना है तो उसको शुद्ध हिंदी बोलते हुए दिखलाया जाना भी एक प्रवृत्ति है। तो इसी सब को दिखलाते हुए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम और उन कदमों की कितनी पर्याप्तता है इस पर चर्चा करते हुए आपको अंत में अपना निष्कर्ष देना है। 7वां टॉपिक है हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक संबंध। हम लोग जैसा कि पहले भी चर्चा कर रहे थे 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं इसकी मोटा मोटी। तो इनका आपस में क्या संबंध है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये सब हम लोग जो जानते हैं, राजस्थानी, बिहारी हिंदी, तो इनका आपस में क्या संबंध है? और बिहारी हिंदी ये सब का भी जो अलग अलग इसके अंदर का जो बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, और राजस्थानी में भी है जो है जयपुरी, मेवाड़ी, मालवी जो है राजस्थान, और पहाड़ी हिंदी में है गढ़वाली, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ी। तो हिंदी की जो प्रमुख उपभाषाएं हैं, 5 प्रमुख उपभाषाएं, उनका आपस में क्या संबंध है? एक परिवार के लोग 5 लोग साथ रह रहे हैं तो कुछ तो कॉमन होगा जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि परिवार है। तो उन्हीं समानताओं की, आपस के संबंधों की इसमें चर्चा कर देनी है कि क्यों इनको कहा जाता है कि हिंदी की उपभाषाएं हैं। मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण, सिलेबस में लक्ष्य दिया हुआ, गलत लिखा हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण, एक आध जगह और भी कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक था तो वो मैंने उसको, या कहीं भी सिंपल है, कॉमन समझने के लिए, समझ कर कोई भी लिख देगा उसको सही। मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण क्या है? जैसे कि हम लोग जानते ही हैं मानक हिंदी, हिंदी जो है कई अलग अलग, हरियाणा की जो हिंदी है और बिहार की हिंदी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और जो शब्दावलियाँ कई जगह प्रयोग की जाती हैं एक ही चीज़ के लिए, वह अलग अलग है। तो इस प्रकार से लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो एक मानकीकरण की आवश्यकता जरूर महसूस होगी, यानी कि एक ही तरह की हिंदी जो है सभी जगह प्रयोग हो, उसमें अंतर ना हो। कई जगह शब्दों में भी अंतर आपको दिख जाते हैं, कहीं राजकीय लिखा रहेगा, कॉलेज वगैरह का देखते होंगे, कहीं शासित लिखा रहेगा, और कहीं कुछ इसी तरह के शब्द कई सारे हैं जिनका एक शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग होता है। तो मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण, तो पहले तो मानकीकरण किया गया हिंदी का, और उस मानक हिंदी जो मानकीकरण किया गया उसका प्रमुख व्याकरणिक, हमें सिर्फ व्याकरणिक की बात करनी है कि व्याकरणिक लक्षण क्या है, उसके लिंग कितने हैं, वचन कितने हैं, हिंदी की मानक वर्णमाला क्या है, कौन सा सही लिखा जाएगा, ये भ सही है, ये भ सही है, गुजराती घुंडी इसको बोलते हैं, गुजराती घुंडी लगाने वाला, या ये भ सही है, झ में ये झ मानक हिंदी है, या ये झ मानक हिंदी है, ये मानक है, ये मानक है। इसी तरह से है। और यह जो अंग लिखते हैं वो कैसे, अनुस्वार दिया जाए, क्या दिया जाए, तो मानक हिंदी है, एक निश्चय किया गया, समय पर समितियां विविध बैठी और उन्होंने अपने विविध विद्वानों ने भी अपने विचार दिए और इवॉल्व करते हुए एक अंतिम रूप पर आया। तो उसी का व्याकरणिक लक्षण आपको बताना है, लिंग कितने, वचन कितने, लिखने का हिंदी वर्णमाला कौन सा सही, यही सब इसमें आपको चर्चा करनी है। तो यह रहा हिंदी भाषा का इतिहास खंड, जिसके अंतर्गत 8 टॉपिक पढ़ने हैं। अब कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ा जाए तो सबसे अच्छा हो या बहुत अच्छा हो, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बॉक्स में। बाकी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो मैंने वहाँ से तैयारी की थी उन टॉपिक्स की।